करते हैं कुछ मार्केट फंडामेंटल्स की। अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के एमडी राजेश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, इस समय आप कहाँ पर बेट ले रहे हैं? क्या बड़ी थीम नज़र आ रही है इस मार्केट में, कंसिडरिंग मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी काफ़ी मोमेंटम है? गुड मॉर्निंग अनुज। आपने एकदम सही सवाल पूछा है कि मिड एंड स्मॉल कैप में काफी अभी भी करंट स्ट्रांग है। आई थिंक लास्ट पिछले 2-3 महीने से देर आर काइंड ऑफ व्यूज इन द मार्केट, स्केप्टिकल्स इन द मार्केट कि मिड एंड स्मॉल कैप के बहुत वैल्यूएशन बढ़ गए हैं। लेकिन जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर आप स्मॉल कैप का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, 2012 में 12% का रिटर्न ऑन कैपिटल हुआ करता था। आज वो 12% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया है 18%। और लार्ज कैप 2012 में 18% था और आज भी 18% है। सो द गैप बिटवीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिटवीन लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप का जो बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ करता था, वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। तो ये जो वैल्यूएशंस जो है, वेयर एवरीबडी इज पेंटिंग एनी स्मॉल कंपनी विद द सेम ब्रश, सो 250 से 5000 तक इंडिया में 5000 लिस्टेड कंपनी और 250 ऑनवर्ड्स सबको स्मॉल कैप कहा जाता है। सो इट विल बी रॉन्ग टू पेंट एवरी कंपनी विद द सेम ब्रश। तो लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे काफी स्टॉक सिलेक्टिव बॉटम अप अप्रोच स्मॉल कैप में रहा इंपॉर्टेंट जरूरी है। और वहां पे अभी भी काफी कंपनीज है जहाँ पे ग्रोथ मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। काफी कंपनीज है जहाँ के वैल्यूएशन में अभी भी काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और काफी कंपनी जहाँ के आरओई और आरओसी काफी इंप्रूव हो चुके हैं। सो सिलेक्टिवली वी आर लुकिंग इनटू ऑटो एंसिलरीज, capital goods. These are the two space and consumer. These are the three space on which we are bullish between mid and small cap. ओके, कोई पर्टिकुलर अगर राजेश जी नाम ले सकें विद डिस्क्लेमर, जो आपने रिसेंटली ऐड किए अपने पोर्टफोलियोज में इन्हीं स्पेसेस में से? Please put disclaimer because regulations are बिल्कुल। there are a lot of compliance have increased. So kindly please put a disclaimer. Companies which we may talk, we might be holding for our portfolio for our clients. So for example, जो capital goods की जो thesis है, उसमें भी companies like for example Hitachi Energy है, which we continue to like these names. Companies जैसे for example which we have added in recently, companies like Rotopump. This is a company which is a very very special company है. They are into very niche niche segment within capital goods segment, and they are a global competitive in terms of their business. It is just not a domestic company, it is also into exports opportunity. So what I'm trying to say is that there are number of themes within it. एक data center theme है, एक electrification theme है, एक basically Europe plus one और China plus one की export opportunity theme है, एक स्मार्ट ग्रिड की थीम है। तो दिस आर द फोर थीम्स विद इन कैपिटल गुड्स ऑन विच वी आर पॉजिटिव एंड वी आर होल्डिंग कंपनीज अक्रॉस दिस फोर सब सेगमेंट्स जो कैपिटल गुड्स के अंदर आती है। अगर आप ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ देखें ये चार सेगमेंट का, बिकॉज टोटल कैपिटल गुड्स का ऑर्डर इनफ्लो देख के इट डजंट बेसिकली हेल्प यू। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू डू द सेगमेंट वाइज कंपोनेंट वाइज एनालाइज करके जहां पे और ऑर्डर इनफ्लो स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं ऐसी कंपनी हमें देखनी पड़ेगी। सो दिस आर द कंपनीज, दिस आर द बेसिकली सब सेगमेंट्स ऑन व्हिच वी हैव बीन वेरी बुलिश एंड वी कंटिन्यू टू लाइक दिस थीम्स। ऑटो एंसिलरी थीम्स, आई थिंक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है एंड देयर आर फ्यू कंपनीज व्हिच वी कंटिन्यू टू लाइक इन दिस थीसिस व्हिच वी आर पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे आइस से जो ईवी इंजन का कंपोनेंट जो जा रहा है, तो ऑटो एंसिलरी कंपनी की जो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो 2 to 3 टाइम्स हो सकती है, प्रोवाइडेड दे आर एट द राइट स्पेस ऑफ द राइट साइड ऑफ द इंडस्ट्री। सो बहुत सारी कंपनी ऐसी रहेगी जहां पे बिजनेस मोमेंटम माइनस हो जाएगी और बहुत सारी कंपनी ऐसी रहेगी जहां पे बिजनेस मोमेंटम 3 से 4 गुना अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी ऑटो एंसिलरी कंपनी है ऑन विच आफ्टर डूइंग ए डिटेल बॉटम अप वर्क we are really liking those names and we kept adding to these names without giving into specific names. These are the basically 2-3 large themes on which we are bullish. ओके, कुराई साहब, अभी जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले रिस्क वेटेज बढ़ाने की बात जो आरबीआई द्वारा की गई, उसके बाद हमने पूरे एनबीएफसी स्पेस में एचएफसीज को रिड्यूस वगैरह उसमें से कर दे, तो एक इम्पैक्ट देखा, बैंकों पे इम्पैक्ट देखा, एसबीआई कार्ड्स पे इम्पैक्ट देखा। हालांकि ये बात होनी थी, इस बात की अगर आप देखें तो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी समय से थी। आरबीआई ने पहले भी अनसिक्योर्ड लोन्स पे काफ़ी समय से चिंता जतानी शुरू कर दी थी। आपका व्यू, अब आप एनबीएफसीज को इस बदले स्वरूप में देख कैसे रहे हैं, और आपका प्रेफर्ड स्पेस एनबीएफसीज में कैसा है, और ये जो डिप आया है उस पर आपका व्यू क्या है? इंक्रीमेंटली डेफिनेटली एक तरीके से देखा जाए तो डेफिनेटली नेगेटिव है।
शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो नेगेटिव है, बिकॉज इससे आपका अर्निंग्स ग्रोथ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि आपका इंक्रीमेंटल लोन बुक ग्रोथ पे इम्पैक्ट होता है, आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड में भी इम्पैक्ट होता है, और इंक्रीमेंटल एसेट क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट होता है। तो ये तीनों चीजें में अगर आप शॉर्ट टर्म पूछे तो डेफिनेटली ये नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म एंगल से अगर देखें तो इट मेक्स इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन क्रेडिट सिस्टम मच मोर स्ट्रॉन्गर। सो अनलाइक जैसे यूएस में जो प्रॉब्लम हुआ था, एनपीए का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, और जो इंडिया में कॉर्पोरेट साइड का एनपीए का प्रॉब्लम हुआ था, ये प्रॉब्लम को एंटिसिपेट करते हुए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये अप्रोच एडॉप्ट करते हुए आरबीआई ने ये नए रेगुलेशन दिए हुए हैं। So it means banking system is becoming much more stricter, much more compliant, much more, I would say, asset quality wise much more better compared to probably काफी सारी जो दूसरी ग्लोबल बैंक्स होती है, उससे इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज मच स्ट्रॉन्गर। तो ये प्राइस टू बुक का जो अपना जो वैल्यूएशन का जो है, उसमें शायद एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, बिकॉज लॉन्ग टर्म इट इज वेरी गुड फॉर योर लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन, बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट आपकी बेटर हो रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म में इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव इंपैक्टेड। There are segments on which there is almost zero impact. Like for example, housing finance, zero impact. Gold finance, I don't see any significant impact on gold finance. Similarly, vehicle finance वाले जो है, उनको भी ज्यादा impact नहीं होने वाला है। तो ये तीन segments within NBFC, they are on a strong wicket. दूसरी एक अच्छी बात ये रही है कि जो कंजर्वेटिव NBFC जो थी, उनके लिवरेज रेशियो काफी नीचे है, तो उनको CET1 रेशियो में उनको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होने वाला है, बिकॉज दे आर एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड। few banks and few NBFC raised money in last 2-3 months, which further helps to strengthen the balance sheet. So net one has to be again very selective within these themes. दो तीन सेगमेंट जो मैंने बताया जहां पे वी आर गेटिंग इंक्रीमेंटली मोर पॉजिटिव, लाइक जैसे गोल्ड फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस एंड हाउसिंग फाइनेंस, ये थ्री थीम्स आर बेटर rather than playing the unsecured loan, rather than playing the credit card loan, rather than paying the personal loans. So this basically the bifurcation what we are doing from the portfolio perspective, and if any corrective action is required, we are taking the right steps to make sure that we are aligned with the growth. अच्छा कुरारी साहब, इस बार की क्वार्टरली अर्निंग्स में एक स्पेस और इमर्ज हुआ है और उनके अच्छे नंबर्स पे बाजार ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, वो है हॉस्पिटल्स की अर्निंग्स। लाइक फॉर इंस्टेंस अपोलो हॉस्पिटल्स अर्निंग्स हमने देखी इस बार डॉक्टर लाल पैथलैब की, उनकी अर्निंग्स में प्राइस हाइक के इम्पैक्ट उनके मार्जिन्स पर क्लियरली विजिबल हैं। जो एक एक्सपेंशन हुआ है पोस्ट कोविड, मेरे ख्याल से जो कोलैप्स था उसके बाद पहली बार, मतलब नॉन कोविड एरा में। आपका व्यू इन दोनों स्पेसेस पे क्या है? एक लास्ट 6 से 12 महीने का अगर आप पीरियड देखेंगे तो प्राइवेट इक्विटी में देयर इज ए वेरी वेरी हार्श विंटर। प्राइवेट इक्विटी फंडिंग काफी कम हो गई है, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, चाहे जो डायग्नोस्टिक चेन जो आपने बताई या चाहे वो डिजिटल बिजनेस जो एग्जिस्टिंग दूसरे डिजिटल जो लिस्टेड कंपनीज है, उनको इनका बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज द डिस्काउंटिंग इज रिड्यूसिंग, द प्राइस वॉर इज ऑलमोस्ट राइट नाउ बिकमिंग हेल्दियर रादर देन अर्लियर क्या था, अनहेल्दी था। अभी वो अनहेल्दियर नहीं है, अभी जो राइट कॉम्पिटिटिव होना चाहिए वो लेवल पे है। तो आई थिंक दैट्स मैक्रो ट्रेंड व्हाट वी आर सीइंग, एंड वी आर प्लेइंग मोर थ्रू द डिजिटल बिजनेसेस, बिकॉज यहाँ पे डिजिटल बिजनेस में द स्केल अप इज गोइंग टू बी ह्यूज। जो कंपनी के पास ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग फंडिंग है और जो कंपनी को इंक्रीमेंटली डिस्काउंटिंग नहीं करना पड़ रहा है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में हमें बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, एंड आगे जाके और भी बहुत बड़ा इसमें स्केल अप होने वाला है। सो अनलाइक द हॉस्पिटल्स बिजनेस और द डायग्नोस्टिक चेन, राइट नाउ वी आर मोर पॉजिटिव ऑन द जो डिजिटल बिजनेसेस है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ आपका 2, 3, 4, 5 टाइम्स हो सकता है फ्रॉम प्रॉफिटेबिलिटी परस्पेक्टिव, एंड वैल्यूएशंस आर अभी भी काफी रीजनेबल। सो दैट्स बेसिकली हाउ वी आर प्लेइंग दिस विंटर इन प्राइवेट इक्विटी, सो टू से फ्रॉम द स्पेस परस्पेक्टिव। ओके, चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब लौटेंगे तो जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा जुड़ेंगे हमारे